पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाराष्ट्र दौरे पर हौसले बुलंद दिखाई दिए। दिल्ली और गोवा के दौरे के बाद ममता बनर्जी के मुंबई दौरे ने तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट कर दिया है। बिना कांग्रेस आगे बढ़ने की अपनी रणनीति में शरद पवार को साथ लेने की भी कोशिश की गई है, तो कुछ हद तक कामयाब ये होती भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिन के मुंबई दौरे में ममता बनर्जी ने कई अहम बैठकें की हैं, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे मंत्री आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के अलावा कई उद्योगपति, कलाकार, लेखक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। हालांकि इस दौरे में भी ममता ने एमबीए सरकार में शामिल तीसरे सहयोगी दल कांग्रेस से दूरी बनाए रखी, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। ममता ने कहा कि अभी यूपीए क्या है, इस सियासी हलचल को कांग्रेस भी पढ़ रही है। तभी तो महाराष्ट्र कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले ने कहा कि एक राज्य तक सीमित राजनीतिक दल बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकता है। बीजेपी के लिए कांग्रेस ही एकमात्र मजबूती राजनीतिक विकल्प है। लेकिन क्या बिन कांग्रेस आगे बढ़ने की ये रणनीति ममता बनर्जी की सही है? और जानकारों का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में करीब 250 सीटों पर सीधी सीधी लड़ाई होती है। उसमें कांग्रेस लगभग 200 सीटों पर कमजोर हो चुकी है। तो अगर कांग्रेस इन सीटों पर दमखम के साथ फिर से नहीं उतरी, तो विपक्षी दल कितनी भी कोशिश करें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के बिना थर्ड फ्रंट का अस्तित्व मुश्किल नजर आता है। तो वहीं महाराष्ट्र से 20-22 सांसद की संख्या रखने वाले एनसीपी और शिवसेना ममता को लॉन्ग टर्म में कितना समर्थन देंगे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अब सीधी बात है कि ममता बनर्जी अपनी एक धुन में जा रही हैं, अकेली जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी कांग्रेस को साइडलाइन कर रही हैं, दरकिनार करती जा रही हैं, वो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही हैं, ममता ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनावों में जीत दर्ज की, उसके बाद से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ा। दिल्ली के दौरे किए, दिल्ली में भी साधने की कोशिश की, जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल रहे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। अब महाराष्ट्र का दौरा किया है, महाराष्ट्र में भी सभी दलों से मुलाकात की है। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, और कांग्रेस की तरफ से जो नाना पटोले ने बयान दिया कि कांग्रेस के बिना कोई भी दूसरी पार्टी या कोई ऐसा एक क्षेत्रीय दल पूरे राज्य में बीजेपी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। तो अब क्या माना जाए, एनसीपी कांग्रेस के बीच की ये जो अंदरूनी एक जंग चल रही है, इससे फायदा किसको मिल सकता है और ममता बनर्जी कितना कामयाब हो सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी की जो महत्वाकांक्षा है दिनेश जी, वो महत्वाकांक्षा अपनी जगह पर है। सबसे बड़ी चीज है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की जीत हुई और बीजेपी को उसने एक तरह से धूल चटाया वहां पर, उसके बाद जो है ना, उनकी जो है महत्वाकांक्षा और ज्यादा तेज हुई है। उनके हो सकता है उनके रणनीतिकार भी इस पर काम कर रहे हों। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ये मानकर चल रही है कि वो जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा विकल्प के रूप में चेहरा उनका हो सकता है, तो वो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन समझिए कि एक परसेप्शन क्रिएट तो हो ही रहा है कि देश में एक परसेप्शन की कांग्रेस का संगठन कमजोर है और ममता बनर्जी ही एक समझिए कि एक विपक्ष के तरफ से एक बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। ये परसेप्शन वो पूरे देश में समझिए कि छत्रपों के सामने और देश के सामने रखना चाह रही है। इस तरह के एक परसेप्शन बनता भी दिख रहा है और इसी परसेप्शन को ममता बनर्जी जो है कैश करना चाहती है कि किसी तरह से जो है उनके नाम पर जो है विपक्षी एकता बने, माइनस कांग्रेस करके। तो ये देखना होगा कि आगे उनका क्या होता है और इसी परसेप्शन का ही खेल है कि कई राज्यों में वो पार्टी का अपना विस्तार करना चाहती है। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को विस्तार करने का अपना हक है और वो टूट फूट की भी संभावना ये सब बनी रहती है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन ममता बनर्जी का एक जो है ना, एक खेल जो ये चल रहा है कि जहां जहां पर कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं, जैसे टीएमसी खुद है, शरद पवार जी है, दक्षिण भारत में कई पार्टियां हैं, उनको सबसे पहले उस पार्टी को अपने खेमे में लाने की एक योजना उनकी है कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक समझिए कि कांग्रेस से निकले हुए पार्टी जो है उनके समर्थन में खड़े हों। एक तो उनका ये है। दूसरी चीज ये है कि पवार और ठाकरे देखिए, पवार, ठाकरे और कांग्रेस को तीनों को मिलाकर वहां महाराष्ट्र में
सरकार चल रही है। उस सरकार में समझिए कि दो आदमी से उनकी मुलाकात होती है, पवार से होती है, ठाकरे परिवार से होती है, लेकिन उसी में समझिए कांग्रेस जो एक इकाई है उससे उनकी कोई भेंट मुलाकात नहीं होती। जाहिर सी बात है कांग्रेस पर उनका जो है नजरिया जो है वो अपनी जगह पर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें एक नजर आ रही है कि ममता बनर्जी का माइनस कांग्रेस करके जो भी मोर्चा या गठबंधन बनाने की बात कर रही है, दूसरा यूपीए बनाने की ही बात कर रही है, उसमें कांग्रेस के खिलाफ जाकर कांग्रेस को माइनस करके वो कितना मजबूत होगी, इस बात को शरद पवार भी समझ रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि शरद पवार को बगल में बैठाकर ही ममता बनर्जी ने जो मौजूदा यूपीए है उस पर सवाल उठाया कि यूपीए क्या है और यूपीए ऐसा कुछ है नहीं, सब खत्म हो चुका है। और उसके बाद जो शरद पवार का जो बयान आया, समझिए कि वो एक राजनीतिक बयान है, मिली जुली प्रतिक्रिया उन्होंने दी और उस पर उन्होंने साफ कहा कि जो बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टियां सक्षम है वो साथ में आए और साथ में समझिए कि लड़ाई लड़े, और इसमें जो है चेहरा कौन होगा, चेहरा नेतृत्व किसका होगा, ये इसका फैसला बाद में होगा। शरद पवार इस तरह की बात पहले भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो है शरद पवार के सामने में ममता का यह बयान कि यूपीए क्या है, ये समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है। ये इसका जो है ना आगे दूरगामी परिणाम होगा ये बात। अच्छा, इसके साथ ही एक बात और इसमें है, कांग्रेस के पूरे मसले पर एक दो नेता, चाहे पटोले वहां पर क्या कहा है, कांग्रेस के कुछ नेता उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठाए, दिल्ली में भी उठाए ममता बनर्जी को लेकर कि भाई एक सिंगल पार्टी जो है जो बंगाल तक सीमित है वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करके और कांग्रेस के तोड़कर जो है आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे कुछ होना जाना नहीं है। पटोले का भी यही लगभग कहना था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि जो लड़ाई होनी है 2024 की, जो लड़ाई होनी है बीजेपी वर्सेस अन्य, अब उस अन्य का चेहरा ममता बनर्जी को कौन स्वीकार करता है। कांग्रेस के साथ उनकी दिक्कत ये है कि कांग्रेस में ये मौजूदा जो नेता अभी जो उभरे हैं राहुल गांधी के साथ कुछ मसलों को लेकर उनका मतभेद है, कुछ मसलों को लेकर समझिए दोनों में राय एक नहीं हो पाती है। यही वजह है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच थोड़ी सी दूरियां बनी हुई है। इस पूरे मसले पर सोनिया गांधी मौन है, चुप है और देख रही है, समय को निहार रही है। और आपने सही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ जो है करीब 200-250 सीटों पर समझिए कि सीधी लड़ाई है, सीधा टक्कर है। अब इस टक्कर में समझिए कि कांग्रेस अपने आप को कितना परफॉर्म कर पाती है, कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, ये देखने की बात होगी। अगर कांग्रेस इन 200 सीटों पर अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाती है तो फिर किसी भी थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं होती दिखती है। समझिए कि सारी मोर्चेबंदी जो है ध्वस्त हो जाएगी। तो ममता बनर्जी के पीछे एक तो समझ में आता है कि ममता बनर्जी अभी हाल के इस पूरे प्रकरण में जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद 2024 से पहले भी कई राज्यों में चुनाव है, इन राज्यों में जो चुनाव के दौरान अपनी पार्टी का विस्तार वो करना चाह रही है, उसके पीछे का मूल कारण यही है कि वो अपने परसेप्शन को, अपने चेहरे को समझिए कि क्षेत्रीय दलों के बीच में स्थापित करने की है कि एक चेहरा हमारा भी है और हम इसको लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस पूरे प्रक्रिया में समझिए कि बीजेपी को कितना ममता बनर्जी वो टक्कर दे पाएगी अकेले, या उनके साथ जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है कितना उनका साथ दे पाएगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की अलग राजनीति है। बिहार में लालू बिल्कुल, और जितनी जगह जो राज्य बदलेंगे, क्षेत्र बदलेगा, कल्चर बदलेगी, भाषा बदलेगा, तो वहाँ के जो स्थानीय माहौल है वो भी अलग होता है और राजनीतिक माहौल भी बिल्कुल अलग होता है। और ये देखना होगा कि अब आगे कितना कुछ ममता बनर्जी हासिल कर पाती है और कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत करती है, ये भी कांग्रेस पर बड़ा निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।